प्रिय छात्रों, आज हम लोग फिर एक बार वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना राष्ट्र का स्वरूप का अध्ययन करेंगे। लेखक ने यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप के 3 कारक बताए हैं। पहला भूमि, दूसरा जन और तीसरा संस्कृति। तो जिसमें भूमि का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। दूसरा कारक जन है। तो जन को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें लेखक कह रहे हैं कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यानी लेखक बता रहे हैं कि मातृभूमि पर निवास करने वाले जो मनुष्य हैं वह राष्ट्र के दूसरे अंग हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो फिर राष्ट्र की कल्पना ही करना असंभव हो जाता है। पृथ्वी और मनुष्य जन दोनों के मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, निर्माण होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। आगे कह रहे हैं कि जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। यानी लेखक कह रहे हैं कि जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। राष्ट्रीयता की कुंजी यही है कि भूमि हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। यह भाव आ जाए, यह अनुभव हो जाए तो राष्ट्रीयता की कुंजी निश्चित रूप से इसी में है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप में जागृत होता है या जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै। यानी हे माता, हे पृथ्वी माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे पृथ्वी माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यानी माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। जिस दिन हम पृथ्वी को माता मानने लगेंगे उस दिन माँ की तरह ही हम उसको भी आदर और सम्मान देना शुरू कर देंगे। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। लेखक कह रहे हैं कि यह जो प्रणाम भाव है यही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, एक दूसरे को बांधे रहता है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। यानी इसी दृढ़ दीवार पर ही जो है राष्ट्र का भवन महल तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। यानी लेखक यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि माता और पुत्र का जो संबंध है यह एक अटूट संबंध है। कभी भी पुत्र को स्वार्थ के वशीभूत होकर के माता के प्रति प्रेम नहीं करना चाहिए, माता से प्रेम नहीं करना चाहिए। वह प्रेम जो है उस पुत्र के पतन का कारण हो जाता है। कह रहे हैं कि जो लोग मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ही इन सभी बातों का ध्यान दे देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है।
नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी ही होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। लेखक यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सब जन भी बराबर हैं। जिस प्रकार से एक माता है, उसके अगर 4 पुत्र हैं या 5 पुत्र हैं या जितने भी पुत्र हैं, जितने भी संतान हैं, सब संतानों के प्रति उसका समान भाव होता है। उसमें वह किसी को कम या ज़्यादा स्नेह नहीं करती है। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी पर बसने वाले लोग भी हैं। सबके साथ पृथ्वी माता का एक ही समान व्यवहार है, कहीं किसी के साथ अधिक या कम नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी भी है, और जो इस मातृभूमि को माँ की तरह मान रहा है तो इस पृथ्वी पर होने वाली संपूर्ण संपदाओं में बराबर का वो भी हिस्सेदार है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। यहाँ नगर, जनपद, पुर, गांव, जंगल और पर्वत, ये नाना प्रकार के लोगों से भरा पड़ा हुआ है। ये पृथ्वी, ये अनेक प्रकार की भाषाएं भी बोलने वाले हैं और तमाम अनेक धर्मों को मानने वाले भी हैं, फिर भी ये मातृभूमि के ही पुत्र हैं। जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ धर्म किनारे हो जाता है, सभी धर्मों के लोग एक हो जाते हैं और उस वक्त मानव धर्म के ही रूप में खड़ा होकर के सब अपने माता की, मातृभूमि की रक्षा के लिए तन मन धन से तैयार हो जाते हैं। मातृभूमि के साथ जो उनका संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। आगे कह रहे हैं कि जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। यानी कह रहे हैं, लेखक यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जन का जो प्रवाह है वो अनंत होता है। यह एक नहीं हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने अपना तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की किरणें नित्य प्रातः काल भुवन को यानी पूरे संसार को अपने सुनहली धूप से, सुनहली किरणों से, अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तब तक यह राष्ट्रीय जन का जो जीवन है ये लगातार बना ही रहेगा। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का जो संतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के यानी उन्नति के, आगे बढ़ने के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। आगे लेखक बता रहे हैं कि जो तीसरी चीज़ है राष्ट्र के स्वरूप में, जो तीसरा कारक है वो है संस्कृति। संस्कृति मतलब वो आचरण, वो चरित्र, वो व्यवहार। कह रहे हैं कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन के श्वास प्रवास है, प्रश्वास है। यानी लेखक ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी मनुष्यों के आचरण में, स्वभाव में या मानव जीवन खतरे में पड़ा है, तब हर युग में कोई न कोई महापुरुष आकर के एक नए चरित्र के निर्माण का उपदेश दिया है, एक नए मानव जीवन की सभ्यता का निर्माण किया है।
कह रहे हैं बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। बिना संस्कृति के जो लोगों की कल्पना है यह सिर्फ एक बकवास है, एक झूठ ही है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। जैसे पूरे शरीर में जो मूल तत्व है, जो मूल है वह मस्तिष्क ही है, उसी तरह से इस शरीर के, इस मनुष्य के लिए वही इस जीवन मनुष्य रूपी शरीर का मूल जो है वो उसकी संस्कृति है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। लेखक कह रहे हैं कि जब तक संस्कृति का विकास नहीं होगा, हमारे आचरण का विकास नहीं होगा, तब तक किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र की वृद्धि और उत्थान संभव नहीं है। यानी ये संभव तभी होगा जब हमारे संस्कृति का विकास होगा। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना ही चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। यानी कह रहे हैं कि जीवन रूपी वृक्ष का मूल फल संस्कृति है, संस्कृति ही है। यानी कवि लेखक के कहने का आशय है कि वृक्ष कितना हो हरा भरा हो, कितना हो फैला हो, कितना हो बढ़ जाए, कितना हो छाया दे, लेकिन जब तक उसमें फल नहीं लगता है तब तक उस वृक्ष की शोभा नहीं हो पाती है। उसी तरह से मनुष्य है, मनुष्य कितना हो उच्च खानदान में हो, उच्च कुल में हो, कितना हो धनवान हो जाए, कितना हो बड़ा हो जाए, कितना हो शक्तिशाली हो जाए, लेकिन अगर उसके पास संस्कार नहीं है, उसकी संस्कृति अच्छी नहीं है, तो उसका जीवन व्यर्थ ही है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर करता है। यानी जितने धर्म के लोग हैं, जितने ही धर्म अनुयायी हैं, सबके अलग अलग धर्म हैं, सबकी अलग अलग संस्कृतियां भी हैं, सबके अलग अलग आचरण भी हैं, लेकिन इसके बाद भी सभी लोगों का जो मूल आधार है वो पारस्परिक सहिष्णुता है और समन्वय पर है, इस पर ही निर्भर करता है। भले ही लोग अलग अलग विचारधाराओं के हैं, लेकिन अलग अलग विचारधाराओं के होते हुए भी जब एक होके चलते हैं तो यही इसका मूल है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। लेखक यहाँ उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जंगल में अनेक प्रकार के वृक्ष, लता, वनस्पतियां हैं और सभी मिलकर के एक जंगल का रूप धारण करती हैं, कहीं किसी में कोई विरोध नहीं है, उसी तरह से राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। कह रहे हैं कि समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। समन्वय युक्त जीवन यानी दो विरोधी भावों का एक साथ मिल जाना, एक साथ हो जाना, यही किसी राष्ट्र का सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है।
जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। जो व्यक्ति सहृदय नहीं है वह सिर्फ अपनी ही संस्कृति से आनंद लेता है, किसी दूसरे से नहीं, बल्कि ईर्ष्या रखता है। तो कह रहे हैं कि हमें वह सहृदयी होना है जो अपने ही संस्कृति के साथ साथ दूसरों की संस्कृति के साथ भी आनंदित हो, और इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अंतिम भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। लेखक कह रहे हैं कि पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। बस यहीं पर ये राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध है समाप्त होता है। इसमें जितने भी पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेंगे। आपका दिन शुभ हो।